तो हेलो बच्चों, चलिए आइए आज के इस हिस्ट्री के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौगोलिक खोजों के बारे में। ठीक है ना। भौगोलिक खोज, यहाँ पर हम लोग जियोग्राफिकल डिस्कवरी के बारे में देखने वाले हैं। भौगोलिक खोजों के बारे में आज पढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे पूरे विश्व में मध्यकाल के बाद इतिहास जो है ज्योग्राफिकल, पृथ्वी, भूमि, ये समुद्र, इन सब के खोज में क्या है, कैसे है, दूरबीन का खोज, ये सारी चीज़ों का खोज के बारे में आज हम इसका इतिहास पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है। देखिए ये चैप्टर तो आप लोगों का एक इतिहास का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादातर ज्योग्राफी की ही बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि भौगोलिक खोज क्या है। भौगोलिक खोज को पहले समझते हैं कि भौगोलिक खोज क्या है। तो ये पहले दो प्रकार के होते हैं। भौगोलिक खोज दो प्रकार के, एक होता है ज्योग्राफिकल डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। ये दोनों में अंतर क्या है? डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर क्या है? डिस्कवरी मतलब वह होता है जिसके बारे में जो है पहले से है, बस उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानेंगे, तो वह डिस्कवरी होता है। इन्वेंशन का मतलब होता है नए खोज, नया खोज, बिल्कुल नया चीज बना दिया जाए, इन्वेंशन होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए हमारे पृथ्वी में लोहा है। हम लोहा के बारे में 10वीं शताब्दी में हमें पता चल गया कि लोहा होता है, लोहा है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? जब 10वीं शताब्दी में हमें लोहा के बारे में पता चला कि लोहा क्या होता है, आयरन क्या होता है, तो इस चीज को हम कहेंगे डिस्कवरी, क्योंकि वो पहले से था, हमें जानकारी नहीं था। तो जब उस चीज को हम पढ़ेंगे तो वो डिस्कवरी कहलाएगा। लेकिन अब दूरबीन की बात करें तो जब पहली बार दूरबीन बनाया गया, तो क्या दूरबीन बनाने से पहले किसी को पता था कि दूरबीन कैसा होता है, क्या होता है? नहीं पता था। तो इस चीज को हम इन्वेंशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो दोनों का मतलब खोजी होता है। डिस्कवरी का भी मतलब खोजी होता है, इन्वेंशन का भी मतलब खोजी होता है, लेकिन कैसा, दोनों अलग अलग खोज है। ठीक है ना। यानी जो चीज पहले से है उसको हम पुनः फिर से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी निकालेंगे, उसे समझेंगे, तो उसको हम डिस्कवरी कहेंगे। और जो नए चीज का निर्माण होगा तो उसको हम, नए चीज का खोज होगा तो उसको हम इन्वेंशन बोलेंगे। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चैप्टर हम लोगों का है भौगोलिक खोज। ठीक है ना। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, ये यहाँ पर जो खोज की बात हो रही है, ये डिस्कवरी वाले खोज के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी हम बात करते हैं यूरोप की। देखिए किताब जो है ना, किताब में तो दिया है ऐसे ऐसे खोज हुआ, ऐसे ऐसे सारी चीज हुआ, लेकिन हम बताते हैं कि किताब में 14वीं शताब्दी के बाद हमें पता चला कि पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जल है, सारे चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम बता दें कि हमारे भारत के इतिहास में हम लोग पीछे चले तो हमें बहुत समय पहले ही हमारे पूर्वजों को पता था कि पृथ्वी गोल है, सारे इतिहास था। ठीक है ना। ये पश्चिमी सभ्यता के लोगों के लिए नया चीज था, जिन्होंने खोज डाले, लिख डाले। हम लोगों के यहाँ किसी भी चीज का जो खोज होता था ना, तो उसको बुक करने की जरूरत नहीं थी, नोट करने की जरूरत नहीं थी, लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने अपना बोलबाला की जरूरत नहीं थी, बस खोज हो गया काफी है। सीधा सीधी बात है। काम करने से मतलब था, उसका प्रचार करने से नहीं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के लोग काम करने से ज्यादा उसका प्रचार करने पर विश्वास रखते थे। किसी भी चीज का खोज में, फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से नाम दर्ज कराओ, आया ना किताब में, नोट कराओ पेपर में, सब पूरी दुनिया को बताओ कि हमारे पश्चिमी सभ्यता के लोग, यूरोप के लोग इतने तेज हैं, तेजस्वी हैं। ठीक है ना। इसलिए आज हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं किताब के माध्यम से। ठीक है ना। क्योंकि हमारे ग्रंथों में बहुत पहले इसका उल्लेख दे दिया गया है। विष्णु भगवान के स्वरूप नरसिंह अवतार, पृथ्वी गोल है, सारे ग्रह नक्षत्रों की आकृति पहले से हमारे यहाँ बना दी गई है। तो ये चीज पहले से ही हमें, हमारे देश में पता था। तो लोग इसको क्या कहते हैं?
काल्पनिक, काल्पनिक कहते हैं, वही काल्पनिक तस्वीर आज इन लोगों के माध्यम से, इनके तंत्र यंत्र के माध्यम से प्रूव हो रहे हैं। तो वही काल्पनिक तस्वीर आज के लिए वास्तविक तस्वीर बन जा रही है, जिसे हम लोग किताब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब समझते हैं कि यूरोपवासियों को क्या नॉलेज था, क्या उन्होंने पता लगाया। पहले अलग अलग देश विदेश तथा महत्वपूर्ण भागों की खोज हुआ, यानी था तो सब। कहा जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया। बताओ लोग, तो हम लोग भारत भुलाई रहा, घूरा पर फेंक रहा, वास्को डी गामा खोज कर दिले ना। तब खोज मतलब का, वास्को डी गामा 1498 में भारत के बारे में पूरे जितने भी इस महाद्वीप थे, सभी महाद्वीपों में जाकर बताया कि भारत एक देश है, ताकि वे लोग यहाँ पर लूटपाट करने पहुँच सके। ठीक है, तो इसी चीज़ को खोज माना गया और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम इसको बोले डिस्कवरी। असल में अब नए तरीके से खोज किया जाए तो उसको बोलेंगे इन्वेंशन, लेकिन ये तो डिस्कवरी था। अमेरिका के बारे में किसी को पता नहीं था कहाँ है देश। एक ऐसा भी देश है अमेरिका जो इधर अंध महाद्वीपों में फैला हुआ है, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन कोलंबस ने 1492 में इसका खोज कर दिया, निकाल दिया है अमेरिका। तो जान गए हम सभी लोग। तो मतलब इन लोगों का खोज का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी देश को, किसी भी चीज़ को हर तरफ चर्चा कर देना, बता देना, इसी को तो खोज मानते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग कि अलग अलग देश विदेश में कुछ मतलब था तो सब, लेकिन किसी को किसी का कुछ चीज़ का पता नहीं था। ठीक है ना। महाद्वीप की बात करें तो आज के समय में पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। पूरे कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। कौन कौन से महाद्वीप है? 7 महाद्वीपों में से कौन कौन से? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है ना। एशिया के ही बगल में चले थे यूरोप महाद्वीप, ठीक नीचे आ जाए अफ्रीका महाद्वीप, है ना। अफ्रीका के बाद में दक्षिणी महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप, है ना। इसके अलावा एक है अटलांटिक महाद्वीप। इसके बाद हम बात करें तो एक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये टोटल 7 महाद्वीप है। ठीक है ना। उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हम लोग कहाँ रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं हम लोग। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ों का थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के रूप में समझ लेते हैं कि भौगोलिक खोजों में इन्होंने क्या क्या खोज किया। ये पूरे चैप्टर 2 क्लास का है, 2 क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। अलग अलग देश विदेशों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। कहा जाता है ना कि जब जरूरत हो तो संसाधन अपने आप बन जाते हैं। पहले इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब कुस्तुनतुनिया के मार्ग को कब्जा कर लिया गया तुर्कियों के द्वारा, तब यूरोप वासियों को महसूस हुआ कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूरोप वासियों का प्राथमिक उद्योग धंधा यानी व्यापार ही उनका जीवन, मतलब जीवन चलाने का एक तरीका था। वो व्यापार करना बहुत अच्छे तरीका से जानते थे। ठीक है ना। अब व्यापार नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा? यानी जीवन को चलाना है तो व्यापार जरूरी था। वे शुरू से अंत तक व्यापार करते आए हैं, आज भी व्यापार करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बाजार यूरोप, दूसरा भारत। ठीक है। तो आज भी व्यापार करते हैं। अब व्यापार का एकमात्र साधन था, एक ही मात्र मार्ग था, कुस्तुनतुनिया, जिस पर तुर्कियों का कब्जा हो गया। और इस कब्जा के बाद यूरोप के सारे रास्ते बंद हो गए। ठीक है ना। तब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन इससे पहले पूरे पृथ्वी, पूरे गोला के विषय में उनका नॉलेज क्या था, ये जान लेते हैं। अलग अलग इस खोज के बाद में अलग अलग देश विदेश के बारे में हमें जानकारी मिली। उनके महत्वपूर्ण भागों के बारे में हमने जाना। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसी को नहीं पता था। ठीक है। अमेरिका के बारे में जाना, दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम लोगों ने जाना, जबकि इससे पहले कुछ लिमिटेड देश पड़ोसियों को बस जानते थे। ठीक है ना। हम लोग ही नहीं, हम लोगों को तो जानकारी थी लगभग कुछ दूर तक, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के लोग अपने में ही
रहा करते थे। उस यूरोप में ही अनेकों देश था, उसी में बटे हुए आज भी है। कुछ देशों का एकीकरण कर दिया, 10th में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। समुद्री यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले यानी 14वीं शताब्दी के पहले हम लोग बात करें तो समुद्री यात्रा के बारे में कोई नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि समुद्र में रास्ता भी हो सकता है, समुद्र से हम कहीं जा सकते हैं, किसी को नहीं पता था। उनको लगता था कि पृथ्वी हमारी कैसी है, चपट्टी है। पृथ्वी कैसी है, चपट्टी है। चपट्टी मतलब जैसे ऐसा समझिए, वृत्त मतलब वृत्त के कटा हुआ भाग, ऐसे चपट्टी है, ऐसे इस तरह पृथ्वी है। अरे इस पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ से समुद्र में जाएंगे, कुछ समय के बाद जाकर नीचे गिर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा उन लोगों के पास नॉलेज था। मतलब काल्पनिक, मतलब जैसे हो सके काल्पनिक प्रतिमा। जैसे हम लोग भी छोटे, आप लोग छोटे होते थे कि उस समय जब जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी कैसी है, गोला है क्या, तो क्या सोचते हैं, देखते हैं दूर तक आसमान इस तरह लगता है कि नीचे गिरता हुआ जा रहा है, नीचे गिरा है। तो सोचते होंगे जाते जाएंगे हम लोग, कहाँ खत्म होगी पृथ्वी, यह आसमान कहाँ खत्म होगा। छोट पर दिमाग में आयल हो बात कुल कि नहीं आसमान खत्म भइल हो, जा 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 पृथ्वी पर से नीचे गिर जाएंगे। तो हम लोगों को दिमाग में छोटे पर बातें आती थी। यूरोप वासियों को अंत से लेके आरंभ से लेके अंत तक यही सोचते थे 14वीं शताब्दी के पहले। और इसी डर से वे समुद्र में नहीं जा पाते थे। कहा जाता है कि यूरोप वासियों ने 14वीं शताब्दी में समुद्र मार्ग का खोज किया, जबकि हमारे भारत के इतिहास में झांका जाए तो रामायण काल में ही राम सेतु का निर्माण समुद्र में ही हो गया था। बात है कि नहीं? 14वीं शताब्दी में समुद्र मार्ग का खोज हुआ, क्यों? तो जो लिखा है वहीं पढ़ेंगे, और क्या आज समझे। तो समुद्री यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान, यानी इस खोज में सबसे ज्यादा किसी को प्राथमिकता दिया जाए, प्राइमरी दिया जाए, तो वह है समुद्री मार्ग, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से समुद्र में रास्ता आरंभ हुआ, समुद्र में वहाँ के जो नाविक थे वो गए, अंत में अब क्या मरता क्या ना करता। जब खाने का कुछ नहीं रहेगा तो जो मिले वो सही। सूखी रोटी भी घी में डूबी हुई रोटी की जैसी लगती है, जब कुछ नहीं है तो चलेगा। तो वही बात थी यहाँ पर भी, ठीक है, कि समुद्री यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान इस खोज में मिला। इसके अलावा आधुनिक युग का शुरुआत में अन्य खोजों के साथ, मतलब जैसे बहुत सारे आधुनिक चीजों की खोज है, एरोप्लेन वगैरह हर चीज की खोज है, उनमें से इसको भी एक शामिल किया गया, नहीं भौगोलिक खोज को भी शामिल किया कि ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी योगदान है, ठीक है ना। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास मध्य युग में आरंभ हुआ। इससे पहले लोग जादू टोना अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास करते थे, अंधविश्वास ही सब कुछ था। लेकिन यहाँ से मध्य युग के आरंभ से ही ये जो आधुनिक मध्य युग, अच्छा इतिहास बटा कैसे मध्य युग में? इतिहास के टोटल 3 खंड में बांटा गया है, ठीक है ना। एनिसेंट हिस्ट्री, मिडिल ईस्ट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एनिसेंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन काल, जो प्राचीन में घटी घटना है ना, उन सब का अध्ययन प्राचीन काल के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हम लोग करते हैं। 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, आगे 12 क्लास में मिलेगा। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन हिस्ट्री में, मध्य हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो यही था मध्य हिस्ट्री का आरंभ, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन हिस्ट्री, मतलब जहां से नए नए चीजों की खोज हुआ। यानी जो अंधविश्वास वाले चीज, इससे पहले लोग 90% अंधविश्वास पर विश्वास करते थे, वही सब कुछ था। मन में जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बने वही ठीक है, ठीक है ना। जो पहले से बनाया हुआ है हमारे पूर्वजों की तरह वही ठीक है। लेकिन मध्यकाल में लोगों ने उसका प्रूफ मांगना शुरू किया, और जब प्रूफ मांगा गया, उसी पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से वैज्ञानिक पद्धति स्टार्ट होती है। हर चीज को सिद्ध करना, हुआ तो कैसे, ठीक है ना, हुआ तो कैसे। तो हर चीज के लिए प्रमाण चाहिए। वैज्ञानिक, इसी को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। और वैज्ञानिक पद्धति का
शुरुआत भौगोलिक इससे भी वैज्ञानिक पद्धति पहले थी, वैज्ञानिक सिस्टम था हमारे भारत में, किसी और नाम से चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से जो था साइंस का बोलबाला होने लगा, साइंस की ही मांग, हर जगह साइंस धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू किया। और आज के समय में साइंस ही सब कुछ हो गया है। अभी के समय में प्रेजेंट में हम लोग देखें तो साइंस ही सब कुछ हो गया है, ठीक है ना। इसके अलावा आर्थिक विकास भी हुआ, यानी जो देश बस अपने आसपास के देशों में बेच रहा था, खरीद रहा था, वो अब पूरे विश्व में बेच सकता है, खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, तो उसका आर्थिक विकास होगा। भाई जाओ यहाँ से कोई सामान लेकर विदेश में बेचो और वहाँ से फिर वापस लेकर आओ, वहाँ से वहाँ भी तो कुछ होगा जो हमारे देश में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है, तो वहाँ भी तो कुछ होगा जो हमारे देश में नहीं, तो लाओ वहाँ से लाकर यहाँ बेचो, फिर यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ लाओ। तो धीरे धीरे करते करते इस तरीक़ा से आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। तो ये सब मध्य युग में हुआ था, मध्यकाल में, मध्य युग में। इसलिए कहा जाता है कि मध्यकाल जो था विज्ञान का, साइंस का मतलब बढ़ावा देने वाला काल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मतलब इस भौगोलिक खोजों में क्या क्या खोजा गया? पहले चीज देश विदेशों के बारे में पता चला। दूसरा चीज ध्यान से समझ, ये जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये आप लोगों का मतलब ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरा चीज अलग अलग देश विदेशों का साथ साथ में यहाँ पर समुद्री यात्रा की खोज की गई। समुद्री यात्रा इसमें अब महत्वपूर्ण योगदान रखा। आधुनिक युगों की शुरुआत हुई। आधुनिक युग में अन्य जितने भी खोज किए गए उन खोजों में ये भौगोलिक खोजों को भी एक स्थान दिया गया, इसे भी शामिल किया गया। इसके साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ हुआ, आर्थिक विकास हुआ, ठीक है ना। भौगोलिक खोज का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? स्पेन और पुर्तगाल से, ठीक है ना। देखिए ध्यान देना आप लोग कि भौगोलिक खोजों का यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का मतलब श्रेय किसको जाता है? स्पेन और पुर्तगाल को जाता है, क्योंकि यही दो ऐसे देश थे जहां से इनके बारे में सोचा गया, इनको लेकर आगे जाने की प्रक्रिया अपनाई गई। स्पेन और पुर्तगाल, जिसमें सबसे ज्यादा पुर्तगाल, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पुर्तगाल। इसके बाद इसमें नए नए देश भी शामिल हुए। नए नए देश इसके अंदर आए। कौन कौन से देश आए? तो इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश इसमें शामिल हुए। ये सब भी अपना मतलब शामिल क्या हुए, कोई काम करना थोड़ी नहीं। जब ये लोग बताए कि नहीं पृथ्वी की स्थिति कैसी है, कौन कौन सा देश है, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो ये भी अपने लाभ के लिए दौड़ पड़े। जैसे मान लीजिए हम गए बाहर, आकर बताए कि वहाँ पर राशन फ्री मिल रहा है। इधर से 20 लोग चले, चलो भाई चलो जल्दी फ्री से राशन लाते हैं ना। हाँ, मान लीजिए कि उनका दुकानी पर समोसा फ्री में, क्या बात, अब ऐसा हम लेके आ गए, नहीं तो 5 लोग और चाहिए कि ना चाहिए, बस वही बात बताइए। जब क्या स्पेन और पुर्तगाल ने बताया कि भाई इतने देश है, इतने मार्केट है, बाजार है, हम लोग व्यापार कर सकते हैं, ये लोग झोरा लेकर दौड़ पड़े। चलो भैया लूटपाट थोड़ा किया जाएगा, थोड़ा सा व्यापार किया जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभ में ये एक निश्चित मार्ग के माध्यम से जुड़ा था। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, ये तो हम लोगों का था कि क्या क्या ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में हम लोगों का खोज हुआ, क्या क्या नए नए आविष्कार किए गए। यहाँ से प्रारंभ में जो व्यापार की नीति थी वो एक निश्चित मार्ग थी, बस एक ही रास्ता था। यूरोप वासियों के लिए बता रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, हम अपना देश के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो यूरोप वासियों के लिए व्यापार के लिए मात्र एक ही मार्ग था, एक रास्ता, ओनली एक रास्ता, ठीक है ना, एक ही रास्ता था। अब विश्व से जुड़ाव नहीं था, मतलब जितने भी विश्व है पूरे विश्व जुड़ा नहीं था। जैसे आज हम लोग को पता है ना कि भैया भारत ले निकलो, इधर से जाएंगे हम लोग ऊपर चाइना, यूरोप, सारी चीज के बारे में पता है ना। सब पता है कि पूरे प्रदेश को जोड़ने वाला समुद्र, आज जितने भी भारत में पूरे विश्व पृथ्वी पर समुद्र है, सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए, ये भी पता है हमें। पहले ये सब की जानकारी नहीं थी, किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी हमें, ठीक है ना। तो विश्व से जुड़ाव नहीं था। 13वीं शताब्दी में भारत और चीन तक की यात्रा यूरोपियों ने किया। इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। यूरोपवासी क्या किए कि यहाँ से चीन और चीन से भारत, मतलब इसके आसपास के क्षेत्रों में तो ये व्यापार करते ही थे, लेकिन यूरोप जो था पहली बार चीन और भारत में एंट्री मारते हैं। यूरोप के लोग चीन और भारत आए थे,
व्यापार करने के लिए 13वीं शताब्दी। नो याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आए तो पता चला कि नहीं, यूरोप भी एक देश है, यहाँ से सब चीज़ें। क्योंकि देखा जाए तो ये सब भौगोलिक प्रॉब्लम के कारण, पृथ्वी के कम में से कारण ये अपने आप टूट टाट कर इधर उधर हुए थे, लेकिन इसके बारे में कोई खास जानकारी किसी को नहीं थी, ठीक है ना। उस समय धर्म का स्वरूप उदार था, यानी भारत में देखा जाए आप कहीं भी तो धर्म ही प्रधान था, धर्म ही सब कुछ था, ठीक है ना। इसके अलावा बात किया जाए तो लोगों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी जो आज के समय में है कि इस देश से उस देश में जाने के लिए नीति, नियम, कानून, वीजा, पास, ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है ना। अभी तक देश के बारे में भी जानकारी ही नहीं थी, तो इस सारी चीज़ें का क्या फायदा, ठीक है ना। बाकी आगे जैसे जैसे इसका विकास होता गया वैसे वैसे लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार इन सब चीज़ों का इन्वेंशन करते गए, मतलब आविष्कार करते गए, ठीक है ना। पृथ्वी के बारे में लोगों का कोई नॉलेज नहीं था, यूरोप वासियों को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, कोई भी नॉलेज नहीं था। जो भी है सब अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें बनाए रखे हैं कि पृथ्वी ऐसी होगी, ऐसे यहाँ से ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, मतलब मानसिक आविष्कार, मन में ही सोच लेते हैं कैसे होगा, ये सारी चीज़ होगा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे पृथ्वी की जैसे अभी अनेकों ग्रह होंगे, आने वाले समय में इसका भी खोज होगा, सोचते हैं ना। उसी तरह ये लोग पृथ्वी के बारे में भी सोचते, पृथ्वी चपटी है, समुद्र में जाएंगे, समुद्र अंत है, वहाँ से गिर कर पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी सामान ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे गिरता है, तो हम लोग भी समुद्र में जाएंगे तो वहाँ से ऐसे गिर जाएंगे। यानी इन सब चीज़ों, गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी लोगों की जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें था। दिशा सूचक यंत्र भी नहीं थे कि दिशा पता किया जाए कि कौन कौन से दिशा किधर किधर से है। दूरबीन का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक है। इन सब चीज़ों का आविष्कार नहीं था अभी तक। इसी बीच 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, यहाँ से आप लोगों का इतिहास शुरू होता है। कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़ती है तो संसाधन का निर्माण अपने आप हो जाता है, बस वही बात है। यहाँ से 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम बात करें ना तो अभी प्रेजेंट का ये इजराइल है। इजराइल तो देश है ना, उसी को जेरूसलम के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो ये मुख्य माध्यम बनता था जो इजराइल है, यहाँ से इजराइल जो है ना, ये मुख्य माध्यम बनता था यूरोप वासियों के लिए, यहाँ से व्यापार करने के लिए ये मुख्य माध्यम था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जेरूसलम, जो कि अभी आज के समय का इजराइल है, इस पर अधिकार के मुद्दे को लेकर यूरोप वासियों के बीच और अरबों के बीच में धर्म युद्ध हो गया। हाँ, धर्म के नाम पर, जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं ना हमारे देशों में, तो उसी तरह 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम को लेकर, जेरूसलम एक ऐसा एरिया है, आज के समय में जेरूसलम मतलब इजराइल के कुछ ऐसा भाग है जिस पर न तो इजराइल का कोई हक है और न तो, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को कि जेरूसलम जो है अभी इजराइल का कुछ कटा हुआ एरिया है जहां पर किसी भी धर्म, किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। उसे अंतरराष्ट्रीय जगह घोषित करके छोड़ दिया गया। छोटा सा एरिया है, लोग वहां पर मतलब अंतरराष्ट्रीय अड्डा के रूप में छोड़ दिया गया अभी के समय में, ठीक है ना। लेकिन उस समय ये इजराइल का पार्ट था। तो यहाँ पर यूरोपवासी यानी यूरोपियों के बीच में और अरबों के बीच में धर्म युद्ध हो गया, धर्मों को लेकर युद्ध छिड़ गया। जेरूसलम में अलग अलग मुसलमानों को भी और यूरोपवासियों के भी, तुर्कियों के भी अपने अपने धर्म के वहाँ पर स्थान बनाए गए हैं, जैसे मंदिर मस्जिद होता है ना, उसी तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भौगोलिक खोज का मुख्य कारण इस युद्ध को जाता है। क्यों? क्योंकि इसी युद्ध के बाद हुआ क्या कि जब ये युद्ध हुआ, इसके बाद, इस युद्ध के बाद यूरोप वासियों को महसूस हुआ कि हमें केवल व्यापार कमाने खाने से काम नहीं चलेगा कि जाए सामान बेच कर आए, वहां से पैसा लेकर आए, काम किए हो गया। इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें दुनिया के हर पहलू को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम पूरी दुनिया में व्यापार कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये युद्ध के बाद इनका दिमाग जो है थोड़ा सा खुलने लगा, ठीक है ना। और मध्य युग में अरबों और तुर्कों, इनका नाम याद रखना, अरबों और तुर्कों, ध्यान रखना। यहाँ पर अरबों और यूरोपियों के बीच में, यूरोपियों मैंने समझिए वहीं पर तुर्की लोग भी बहुत ज्यादा है, तो अरबों और तुर्कों, ठीक है ना,
अरबों और तुर्कों ने मिलकर एक विशाल साम्राज्य बना दिया। यूरोप को हराने के लिए जब यहाँ पर यूरोप की लड़ाई अरबों से हुई तो इनको हराने के लिए यूरोप की पूरे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए तुर्की लोग और अरबी लोग दोनों मिल गए और दोनों मिलकर अपना एक विशाल साम्राज्य बनाए, ठीक है ना, जिससे यूरोप आंख ना दिखा सके, यूरोप वाले उसका सामना ना कर सके, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। और पहले यूरोप और मध्य एशिया के बीच कुस्तुनतुनिया मार्ग से व्यापार होता था। ये कुस्तुनतुनिया मार्ग जो है ना, ये जेरूसलम यानी इजराइल से होते हुए तुर्की लोगों के एरिया में आता था, वहीं से होकर गुजरता था। यानी कि यही मात्र एक ऐसा मार्ग था, रास्ता था, जहां से यूरोप के लोग मध्य एशिया में आकर व्यापार कर सकते थे। यही मात्र एक ऐसा मार्ग था आने का, मतलब यूरोप से यहाँ एशिया में आने का मात्र यही एक मार्ग था, कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना। और इसी मार्ग पर तुर्कियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। इसी कुस्तुनतुनिया मार्ग पर तुर्कियों ने क्या किया, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, तुर्की ने कब्जा हो गया। अब सीधा सीधी बात है कि तुर्की अरबी लोग मिलकर यूरोप से लड़ाई की, दोनों मिलकर एक हैं और यूरोप अलग है। अब कुस्तुनतुनिया मार्ग से कौन व्यापार करने जाता था, तो यूरोप के लोग, और भी लोग जाते थे, लेकिन अभी तो यूरोप से युद्ध हुआ तो यूरोप में मेन है। मान लीजिए इस रास्ता तो मान लीजिए हमारा रास्ता है और सभी इसी रास्ते से जाते हैं, ठीक है, और आपके साथ हमारा युद्ध हो गया तो हम आपका रास्ता बंद कर देंगे, हमारा है पर्सनल प्रॉपर्टी। तो उसी तरह तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया और अधिकार करके उस मार्ग को बंद कर दिया। अब यूरोप वासी जो थे ना, पहला बाजार बताया आपको यूरोप, दूसरा बाजार हमारा भारत चाइना, और यहाँ से वो भारत चाइना मध्य एशिया में आते थे व्यापार करने, और ये रास्ता ही ब्लॉक हो गया। इसके अलावा दूसरा रास्ता समुद्र था, समुद्र के बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि समुद्र में भी रास्ता है, पृथ्वी के बारे में नॉलेज नहीं थी कि पृथ्वी गोल है, ठीक है ना। उनको लगता था कि पृथ्वी चपटी है, इस पर जाएंगे नीचे गिर जाएंगे। अब कुस्तुनतुनिया मार्ग बंद हुआ, जब बंद कर लिया गया तब पश्चिमी सभ्यता के लोग, जो यूरोप के लोग थे, उन यूरोप के लोगों को इसकी कमी खलने लगी कि हमारा बिजनेस खत्म, व्यापार खत्म। अब यहीं पर संसाधन की जरूरत है, यहीं पर कमी महसूस हुई कि हम आखिर जाए तो कैसे जाए। किसी ने सोचा कि ऊपर ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर ऊपर के लिए क्या व्यवस्था, उस समय हवाई जहाज की खोज हुआ नहीं था, जहाज की खोज हुआ नहीं था, कैसे जाएंगे ऊपर ऊपर। किसी ने सोचा कि लुका छिपी करके जाते हैं, सोए में किसी ने कहा कि भैया लुका छिपी कितने दिन करेंगे, कितने सामान लेकर जाएंगे, इस तरीके से पकड़े जाएंगे तो फिर युद्ध होगा। तो अब कोई ऑप्शन नहीं था, समुद्र के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब वहां पर जब व्यापारियों ने, जब उनका बहुत लॉस हुआ, ऐसा समझिए कि मतलब खैला बेगर जब मरे शुरू हुई कैला सन, तो कहला सन चल भैया समुद्र में उतर जाइए, का कैलो जियल जी तो ठीक बना जियल जी तो पहुँच जाइल जी, ठीक बा। तो अंत में हार पछता कर मैगलेन 1519, मैगलेन का याद रखना, मैगलेन से पहले भी बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन मैगलेन का नाम इसलिए हम बता रहे हैं कि पहली बार यही बताया था पृथ्वी जो है गोल है, ठीक है ना, मैगलेन। इसके अलावा ये प्रशांत महासागर का भी खोज किया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब कुछ व्यापारियों ने, मैगलेन के अलावा कुछ व्यापारियों ने, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, ये सब निकल चुके, और भी बहुत सारे व्यापारी निकले समुद्री मार्ग, और पहुंचते 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 अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच, ठीक है ना। कोलंबस यहाँ से निकला, यहाँ पर अमेरिका पहुंच गया, वहाँ पर गया, वहाँ के लोगों से भेंट मुलाकात किया तो बताया कि नहीं यहाँ रेड इंडियन है। वो अमेरिकी लोगों को रेड इंडियन का नाम दिया, क्योंकि यूरोप के लोग इंडिया आ चुके थे, आपको पता है हम 13वीं शताब्दी में हुए इंडिया आ चुके थे, भारत आ चुके थे, चाइना आ चुके थे। तो जब वो पहुंचा ना अमेरिका में, तो वहाँ पर भारत के ही जैसे लोग दिखे, रूपरेखा, भेष भाष सब चीज, लेकिन थोड़ा सा उनका मतलब चेहरा तो भारत के लोगों से अलग था, थोड़ा सा लाल, हल्का सा बाल थोड़े से लाल कलर के थे, वो मौसम के कारण, वहाँ के जलवायु के कारण।
तो उनको ये रेड इंडियन नाम दिया। तब तक अमेरिका का नाम अमेरिका नहीं था, अमेरिका का नाम अमेरिकी वेस्पुची के नाम पर रखा गया। उसे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लोग इंडियन नाम दिया और जाकर अपने देश में बताया कि नहीं, एक महाद्वीप है रेड इंडियन, ठीक है ना। जब यहाँ आए, यहाँ के लोग थोड़े से तेज थे अमेरिका के लोगों से। अमेरिका के लोग कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आदिवासी जैसे लोग थे, उनको कोई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। वे बस शिकार करना, रहना, खाना पीना, बस इसी से मतलब था, नॉर्मल तरीक़ा से रहना जानते थे। और यहाँ से इंग्लैंड, जब इन लोगों को पता चला, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये भी पहुँचे वहाँ पर देखने के लिए, जांचने के लिए। तो वहाँ पर इनका एक व्यापार का साधन में, वहाँ की मिट्टी में बहुत सारे सोना मिल गया। वहाँ पर अपना अपना सिस्टम लगा, इस हम लोग आगे पढ़ेंगे, अपना अपना विचार सिस्टम, वहाँ पर व्यापार के तरीका खोजने लगे, ठीक है ना। इस तरह 1492 में कहा जाता है कि कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया, ठीक है ना। इसी तरह वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंच गया, ठीक है ना। रियल बात यह थी कि कोलंबस जो था, आप लोग पढ़े होंगे कि चला था भारत का खोज करने, तरह खोज दिया अमेरिका। हुआ क्या था, भारत के बारे में इन लोगों को पहले से जानकारी थी, लेकिन ये मार्ग कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था। अब भारत जाना था समुद्र से होकर, क्योंकि भारत गए तो चाइना भी चले जाएंगे। अब समुद्र से होकर वो निकला। अब पता किसको था कि यहां से इस तरह मार्ग है? आज ना पता है, उस समय किसको पता था कि ये किधर किधर कहां जाएगा, ठीक है ना। और यहां से ये निकले थे भारत जाने के लिए, वो निकल गया सीधे, पहुंच गया अमेरिका। तो वो सीधे निकला तो इधर से कट के इधर निकले, तो दक्षिण अफ्रीका सब महाद्वीपों का खोज हुआ। ऐसे 7 जगहों का, बड़े बड़े एरिया का खोज किया गया, जिससे आगे चलकर महाद्वीप का नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तभी बताया ना 7 महाद्वीप, उसको लिख लेना नहीं याद होगा तो, ठीक है। इसके बाद 1519 में मैगलन भी निकला था, इसी चक्कर में कुछ नया मिल जाए ताकि हमारा नाम भी दर्ज हो जाए। ये नाम के ऊपर बढ़ते थे सारे यूरोपवासी, नाम आना चाहिए। थोड़ा सा काम किए, नाम पहले गिनीज बुक में इन लोगों का नाम ज़्यादा है, हमारे भारतीय लोगों का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग काम करने से मतलब रखते थे। इन लोग, मतलब ऐसे कहा होता ना कि आम खाने से मतलब रखो, गुठली गिनने से नहीं। तो ये लोग आम तो खाते ही थे, साथ साथ गुठली भी गिनते थे। हमारे भारत के लोग केवल आम खाने से मतलब रखे, आम खाकर गुठली को फेंक देते थे यूरोप की तरफ, ले जाओ गिन लो, ठीक है ना। यूरोपवासी उसे गिन लेते थे, मतलब अपना नाम दर्ज करा देते थे, ठीक है। इसका नहीं तो पृथ्वी के बारे में ये बताए, मैगलन 1519 में निकला, पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर लिया। अब बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। 1520, किसी बुक में 20 दिया है, 1520 ध्यान रखना। और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजर रहा था, तो वहाँ का जो पानी था, बाकी सब समुद्र जो थे ना, उसमें लहरें उठ रही थी, बड़े बड़े लहरें, ठीक है ना। और उसमें जहाज कहते थे, जहाज भी कुछ ज़्यादा क्वालिटी वाली नहीं, नॉर्मल जहाज, जो नॉर्मल छोटे छोटे व्यापार के लिए समुद्र के किनारे यहाँ से वहाँ जाने के लिए इस तरह यूज करते थे, उसी जहाज को लेकर निकल चुके थे। बाद में चलकर एक कैरावल नामक जहाज बनाया गया पुर्तगालियों के द्वारा, जो समुद्र का लहरों को सहन कर सके, उनसे होकर निकल सके। अब इसके अभी तो बहुत हेवी जहाज है पानी वाला, लेकिन कैरावल सबसे पहला ऐसा जहाज था पुर्तगालियों का, जो कि व्यापार के लिए बनाया गया था, व्यापार के माध्यम से बनाया गया था। व्यापार का मतलब इसका मुख्य कारण था व्यापार करना, सामानों का आदान प्रदान करना, कैरावल जहाज का, ठीक है ना। तो इस तरह छोटे छोटे जहाज लेकर ये निकल चुके थे कहाँ? घूमने। और बाकी सब समुद्र से होकर गुजरा, तो वहां पर लहरें देखा, बहुत सारी लहरें उठी हुई है। लेकिन प्रशांत महासागर से जब होकर गुजरा, तो वहां के जो पानी था ना, वो बिल्कुल शांत स्थिर, और इस कारण से इसका नाम प्रशांत रख दिया गया, प्रशांत महासागर के नाम से इसे जाना गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मैगलन ने इसका बारे में बताया था, प्रशांत महासागर की खोज की थी, इसलिए मैगलन के भी नाम पढ़ेंगे। ये भी बताया था पृथ्वी कैसी है, गोल, लगभग गोल आकृति के है, ठीक है। उतना ज़्यादा ये मतलब कंफर्म नहीं था, फिर भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद अलग अलग लोगों ने इसका भ्रमण किया, पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया, अलग अलग नाम, कोई अंडाकार बताया, कोई कुछ। बाद में जब स्पेस वाले सिस्टम का निर्माण हुआ, तो फाइनल डिसीजन निकल गया कि पृथ्वी अंडाकार है, ठीक है ना। तो बताओ 1500 ईस्वी में, 15वीं शताब्दी के आसपास ये लोगों ने किताबें में इनको पता चला। हमारे भारतीय इतिहास, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण को उघाड़ कर देखा जाए, तो वहाँ पर पृथ्वी को नरसिंह अवतार के देखे होंगे आप लोग, 12 अवतार,
उनके जो दांत है दांतों के ऊपर दिखाया गया है पृथ्वी को, तो कैसे पता था हमारे पूर्वजों को कि पृथ्वी गोल है? जब नहीं पता था तो कैसे बनाती है? बात है ना। ग्रहों की नक्षत्रों की हमारे यहाँ 2-2 हज़ार वर्ष पुराना जो है उसका डायग्राम बनाकर रखा हुआ है, 2-2 हज़ार वर्ष पुराना। तो उन लोगों को कैसे पता था कि ग्रह है, नक्षत्र है, ऐसे काम करते हैं? तो सारे चीज़ था, इसी कारण से इसका डिस्कवरी नाम दिया गया है। इन्वेंशन नाम देंगे तो बावल हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। इस काल में नए नए समुद्री यात्रा, अब देखो भाई, जिस चीज़ की होड़ लगती है ना वो होड़ लग जाती है। नहीं, आप लोगों में किसी एक को इसमें से किसी की गेम की लत लगी, देखा देखी सब के, तो वही बात है यहाँ पर। जब समुद्री मार्ग की खोज की होड़ लगे तो यहाँ पर नए नए समुद्री मार्ग खोजे गए, अलग अलग रास्ता बनाए गए, उसका डायग्राम बनाया गया, ऐसे ऐसे कि यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, मैप से जिसको आज के समय में बोलते हैं, ठीक है ना, बनाया गया। सेना का विकास किया गया, ठीक है ना। सेना क्यों जरूरी था? तो सामान को लेकर जाने के लिए, क्योंकि लूटपाट, तो देखिए जहां पर पॉजिटिव एनर्जी रहती है वहां पर निगेटिव एनर्जी भी रहेगी। तब मान लीजिए सामान को हम लेकर जा रहे हैं, कुस्तुनतुनिया मार्ग बंद किया था तुर्कियों ने कि भाई व्यापार नहीं करेंगे तो खैला बेकर मुँह आदमी नहीं होला, देखो तेन तू कैसे व्यापार कर जा नो कर, देखो तेन कैसे व्यापार करब तू, हाँ जब व्यापार कर हमारे मुँह नो, हम अपन रास्ते बंद कर दे। तो तुर्कियों ने कुस्तुनतुनिया बंद कर दिया। अब यूरोप लोग खैला पर मर जाएंगे, तो समुद्री मार्ग का खोज हो गया। कहीं ना कहीं ये काम अच्छा ही था। तो होता है ना कि सब अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है, तो अच्छे के लिए हुआ उन लोगों के लिए। यूरोप वासियों ने इसमें अलग अलग देश में गए, इतना ही नहीं, जहां पर गए वहां की अलग अलग सभ्यता, वहां के अलग अलग लोग, ठीक है ना, के बारे में जानकारी किए। अलग अलग फसल के बारे में भी जानकारी मिली, अलग अलग वस्तुओं के बारे में भी जानकारी मिली, ठीक है ना। इसी में से एक था, यूरोपियों ने कपास के बारे में अरबों से सीखा, अरबियों से बारे में कपास के बारे में जाना, ठीक है ना। पुर्तगालियों का जहाज बना कैरावल, याद रखना, पहला जहाज पुर्तगालियों का जो व्यापार करने में सक्षम था, कैरावल जहाज, जो समुद्र में चल सकता था। नए उपकरण साहस बल के साथ बनाए गए। इसके बाद धीरे धीरे दिशा सूचक यंत्रों का चित्र, इसी बीच में चुंबक का भी साइंस में आप लोग पढ़ेंगे। चुंबक का भी खोज हुआ, चुंबक को लटकाने पर हुआ उत्तर से दक्षिण दिशा में, नॉर्थ से साउथ की ओर रुकता है। इसका उपयोग जहाजियों नाविकों ने दिशा को पता, समुद्र में दिशा को पता लगाने के लिए करने लगे। समुद्र में दिशा पता नहीं चलता था, इसीलिए वो भारत के लिए निकला तो पहुंच गया किधर, अमेरिका में। तो उस चीज को समझने के लिए वो लोग एक क्षण चुंबक को लटका देते थे इस तरह जहाज में, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर रुका रहेगा। तो भैया नॉर्थ से साउथ हो गया, नॉर्थ से साउथ रुका, एक तरफ वेस्ट ईस्ट बन गया, चार दिशा। तो इस तरीका से वे लोग पता लगाते थे कि हम किस दिशा से चले हैं और किस दिशा में जाना है। क्योंकि समुद्र में क्या होता था कि तूफान आ गया, और तूफान आने पर जो जहाज है, जहाजों को इस तरह उठाकर फेंकता था जैसे कि पत्ता एक हवा में घूमता है, ऐसे ऐसे घूम जाती थी पूरा जहाज। और घूमने के बाद में दिशा परिवर्तन, अब पता लगाओ कि किधर से आएंगे किधर जाएंगे। इधर देखो पूरा समुद्र ही, इधर देखो पूरा समुद्र ही, चारों तरफ पूरा समुद्र ही, हम आए किधर से, जाएंगे किधर। तो ये बताता था ये चुंबक लटका हुआ कि आप आए हैं इधर से, आपका नॉर्थ इधर है, साउथ नॉर्थ इधर है। अब पहले चलने से पहले पता होगा ना कि हम किस दिशा से चलते हैं, तो उससे पता चल जाती थी कि हम किधर से आए हैं किधर को जाएंगे, ठीक है। तो नए नए उपकरण बने बाद में। इसी बीच में बताया जाता है 14वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी 14वीं शताब्दी के बाद ही बस 100-200 वर्षों के अंतराल में ही लगभग चीज़ों के आविष्कार कर दिया गया। डिस्कवरी भी हुआ, इन्वेंशन भी हुआ, दोनों काम हुआ। दूरबीन का भी इस आविष्कार इसी उस समय काल में हो गया, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला, ठीक है। नए उपकरण के साथ बल के साथ में लोग आगे बढ़े। अंटार्कटिक भूमध्य सागर में जहाजों को उतारा। अंटार्कटिक भूमध्य सागर क्यों, ध्यान देना, अंटार्कटिक महासागर सबसे डेंजरस महासागर माना जाता है, महासागरों में से एक, क्योंकि यहाँ पर लहरें जो है बड़ी बड़ी उठती है। उन लहरों से सामना करना कोई सामान्य बात नहीं थी।
और उस आज के समय तो नॉर्मल है ना, उस समय तो आज के समय तो बारूद है, बम है, वह अलग बहुत प्रकार के डिवाइस है, उसे लगाकर उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। लेकिन उस समय कुछ नहीं था ना, तीन लोगों ने साहस और बल के साथ अपने जहाज़ों को अटलांटिक और भूमध्य सागर में भी उतारा। अभी तक हम लोग प्रशांत महासागर, छोटे छोटे अटलांटिक मतलब छोटे छोटे महासागरों में ये चला करते थे। लेकिन मैग्ने ने घूमा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी, तो ये लोग अपने जहाज़ों को अटलांटिक और भूमध्य सागर में भी उतारे। ठीक है, 1488 में पुर्तगाली व्यापारी, नाम याद रखना, बार्थोलोमिया डियाज इसका नाम था, अफ्रीका से, याद रखना 1488 में बार्थोलोमिया डियाज एक व्यापारी था, बिजनेसमैन, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणम बिंदु तक उत्तम आशा के साथ अंतरद्वीप तक पहुंचा। मतलब वहां से होते हुए आगे बढ़ा और वहां तक पहुंचा पहली बार। कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका है, यहां से होते हुए, देखिए यहां से होते हुए और यहां पर पहुंचा। ठीक है ना, मतलब ये एक बड़ा सा एरिया लगभग कवर किया था उस समय के लिए। आज के समय भले ही छोटा होगा, लेकिन उस समय के लिए ये एक बड़ा सा एरिया था, क्योंकि इस महासागर से होकर गुजरना कोई सामान्य बात नहीं थी। एक और बात रखना कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। कारण क्यों? अंध महाद्वीप या गुमसुबा महाद्वीप के भी नाम से लोग कहते हैं। कारण क्योंकि इतने दूर दूर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों का खोज हो गया और अफ्रीका बस बगल में था, है ना, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ठीक है ना, इसे बाद में खोजा गया। तो वही ना गुमसुबा, साथ में रहकर समझ नहीं आ रहा है, या अंध महाद्वीप जो अंधकार में था लगभग, जो हमारे पास है, हम उसे देख नहीं पा रहे थे। इस तरीका से इसका नाम अंध महाद्वीप के नाम से रखा गया। इसके महासागर को दक्षिणी अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दक्षिणी अंध महासागर, इसके ऊपर वाला भाग को उत्तरी अंध महासागर। तो जो ये था ना बार्थोलोमिया डियाज, ये यहाँ से उत्तरी भाग से यहाँ से चलकर यहाँ वाले बिंदु पर पहुंचा था। ठीक है ना, याद रखना। ये दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है, आप लोग देखेंगे केप टाउन, जो कि मेन पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय अड्डा इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यही जो अमेरिका से भी व्यापार होता है तो यहाँ से होकर तब यहाँ पहुँचता है। यदि इधर से होगा तो सारे व्यापार के लगभग रास्ते यहाँ से, मतलब हमारे एरिया के जितने भी यहाँ से रास्ते उत्तरी अमेरिकी एशिया से जुड़ता है, लगभग इसका मेन पॉइंट यही है। ठीक है ना, कौन? केप टाउन। ठीक है ना, केप टाउन जगह का नाम है। इसके अलावा बात करें तो 1492 में कोलंबस का पूरा क्रिस्टोफर कोलंबस, बताए हम आपको 1492 में कोलंबस ने जाने अनजाने में अमेरिका का खोज कर डाला, अमेरिका खोज निकाला। इसी बीच वास्को डी गामा ने हमारे भारत के स्थल पर कदम रखा, तो कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर दिया। खोज का मतलब समझ में, डिस्कवरी किया, इन्वेंशन नहीं, याद रखना। मतलब क्या किया वास्को डी गामा ने कि हमारे भारत के बारे में पूरे विदेशों में इसका नाम फैलाया कि नहीं, एक देश है भारत जहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं, जहाँ से हम लूटपाट कर सकते हैं। ठीक है ना। इन लोगों को इन्विटेशन दिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कि चलो लोग कहाँ, भारत है लूटे के बाद थोड़े, अमेरिका के थोड़े लूटे के बाद। ठीक है, अमेरिका को भी एक गुलाम बना कर रखे थे। ठीक है ना, इसके बारे में इसी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में अमेरिका की आज़ादी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का हिस्ट्री का क्लास, और इसके बाद एक और क्लासेस में उसके बाद पूरा ये चैप्टर खत्म। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हिस्ट्री के दूसरे क्लास में नए टॉपिक के साथ में।